प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज़ देखेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अभी तक हमने 100 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज मैं लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखते हुए सॉल्व करना है। मैंने काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड रखा हूँ इस एमसीक्यूज़ में। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला 101वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री के बारे में निम्नलिखित में से हमको बताना है। उनका जन्मदिन नवंबर में पड़ता है और पूरे भारत में राष्ट्रीय अवलोकन के रूप में मनाया जाता है। वो भारत का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक बार सीबीएसई के प्रमुख के रूप में कार्य किया है। ऐसे कौन हैं? तो आपको पता होगा कि भारत के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनका नवंबर में जन्मदिन आता है। राष्ट्रीय अवलोकन के रूप में जाना जाता है। प्रौद्योगिकी एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और सीबीएसई के प्रमुख के रूप में भी कार्य किए हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम। तो घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम कब आया था? ये आया था 2005 में। 2005 में ही आपको पता होगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आया था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। वैसे ये घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम जो आया था, ये 2005 में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारी जो महिलाएं हैं, उनके साथ घर में होने वाले किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियां, चाहे उनको टॉर्चर करना, उनको बेवजह परेशान करना, तो ये सब चीज़ें की रोकथाम के लिए क्या आया था? ये अधिनियम आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर ध्यान देना है कि राज्यसभा हर 6 साल में विघटित हो जाती है, पहला। दूसरा है, विधान परिषद हर 6 साल में विघटित हो जाती हैं। अब कौन सा कथन सही है? तो आपको ध्यान में रखना है कि राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा की बात करें तो ये कैसा सदन है? ये स्थायी सदन है, अर्थात ये कभी भी भंग नहीं होता। इसी तरीके से विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन विधानसभा कभी भंग नहीं होती। विधान परिषद कभी भंग नहीं होती। ये भी कैसी सदन है? स्थायी सदन है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सही। तो इनमें से कोई नहीं, ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमको सही कथन बताना था और दोनों ही क्या है? गलत है। तो आज के क्वेश्चन पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा है, इसलिए आप इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। आपको बहुत सारे नए और जो छोटी छोटी गलतियां आप एग्जाम में करते हो, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसमें है? तो देखिए, हमारा जो है लैंगिक समानता, लिंग समानता, मतलब जो महिला पुरुष दोनों को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। तो देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। हमारा आर्टिकल 14 से 18 क्या कहता है? समानता का अधिकार, अर्थात चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी की धर्म, लिंग, जाति इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15। चलिए, एक चीज़ तो मौलिक अधिकार तो है बिल्कुल। अगला है मौलिक कर्तव्य। तो आपको पता होगा कि 51 काम में जो जोड़ा गया है, उसमें भी हमने क्या काम किया है? उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी प्रकार के कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी नागरिक समान हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे।
इस तरीके से। नीति निर्देशक तत्व, तो इसमें भी प्रावधान है। नीति निर्देशक तत्व, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य भुगतान, अर्थात महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी लोग बराबर है, समान है उनकी मजदूरी, क्योंकि पहले महिलाओं को मजदूरी कम दी जाती थी, पुरुष को अधिक, लेकिन अब उनको भी समानता का अधिकार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, तीनों सही। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में हमको बताना है कि गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से किस तरीके की रिट जारी की जाती है। परमादेश, परमादेश तो ये है कि किस अधिकार से आप अपने पद पर बने हुए ये कारण। दूसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो ध्यान रखिएगा, सॉरी परमादेश मैंने गलत बताया। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये जो है गलत तरीके से, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सशरीर कहाँ प्रस्तुत करना है, कारण सहित। कैसा, कारण सहित न्यायालय के समक्ष क्या करना है, प्रस्तुत करना है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अधिकार परीक्षा क्या है, किस अधिकार से आप अपने पद पर बने हुए हो, ठीक है। निषेध, निषेध ये होता है कि जब कोई अधीनस्थ न्यायालय किसी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है तो वरिष्ठ न्यायालय उसको आदेश देता है कि अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर काम कीजिए। तो इस तरीके से हमारी टोटल कितने प्रकार की रिट होती है, 5 प्रकार की। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट। प्रिय साथियों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिया हूँ, इसलिए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार द्वारा संविधान के किन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, उपयुक्त सभी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मौलिक अधिकार में भी अवसर की समानता कई बात की गई है, और निजता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात है कि भाई यदि हमको रोजगार नहीं मिलेगा, हमारे पास खान पान के लिए कुछ नहीं होगा तो हमारे प्राण चले जाएंगे। और लोक नियोजन में अवसर की समानता, जो व्यक्ति गरीब है, कुचले हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको अवसर दिया जाए, ये। दूसरा है मौलिक कर्तव्य, सभी को। फिर नीति निर्देशक तत्व, काम, रोजगार, ये सब चीज़ों का प्रावधान है, तो उपयुक्त सभी। मनरेगा कब शुरू हुआ था, मनरेगा एक्ट कब आया था, 2005 में आया था, है ना, और फरवरी 2006 से ये शुरू हुआ। प्रति परिवार कितने दिन का रोजगार की बात है, 100 दिन के रोजगार की। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, इसको ध्यान से देखिए। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनने का अधिकार, निवारण का अधिकार, ये सब किसके घटक है, मौलिक अधिकार के। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनिवार्यता है, वस्तु अधिनियम के, भ्रष्टाचार निरोध। प्रिय साथियों, यदि आप ध्यान से पढ़ोगे कंज्यूमर फोरम के, तो इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है सुरक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, चुनने का अधिकार है, हम कोई भी वस्तु को चुनकर देख सकते हैं, उसकी प्रामाणिकता की जांच कर सकते हैं, सुनने का अधिकार है, निवारण का अधिकार। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, कंज्यूमर फोरम के। आपने वो जागो, ग्राहक जागो भी देखा होगा जो टीवी पे ऐड आता है। अगला प्रश्न है, बजट सत्र में ग्लोटीन किसे कहते हैं। बजट सत्र में ग्लोटीन हम किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, जब हमारे यहाँ मांगे, विभिन्न मंत्रालय की मांगे रखी जाती हैं, और इन मांगे पर क्या किया जाता है, जब बजट शुरू होता है तो विभिन्न मांग अपनी मांगे रखते हैं। इन मांगों पर क्या होती है, चर्चा होती है संसद में, बहस जिसको हम बोलते हैं। और क्या होता है कि चूंकि हमारे यहाँ 54-55 मंत्रालय है और हमको 25-26 दिन का ही टाइम मिलता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि संसदीय गतिरोध की वजह से हम प्रत्येक मंत्रालय पर जो मांगी गई अनुदान है उस पर बहस नहीं कर पाते, चर्चा नहीं कर पाते। तो अंतिम समय में क्या काम किया जाता है, उनको बिना किसी चर्चा के ही पारित कर दिया जाता है। उसी को बोलते हैं हम ग्लोटीन या गला घोट देना।
तो क्या आएगा इसका, ये स्पीकर वोट देने के लिए सभी बकाया मांगों को रखता है। मतलब बिना किसी चर्चा के ही वोट देने के लिए, मतलब अनुदान मांगों को पारित करने के लिए रख देता है बिना बहस किए ना। चलिए अगला प्रश्न है, मतदाताओं का पंजीकरण निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी है। देखिए मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि आर्टिकल 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग ही राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। आपके वोटर आईडी कार्ड, आचार संहिता, सदस्यों की योग्यता, उनकी संपत्ति संबंधी विवरण, ये सभी प्रकार का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है, भारत का निर्वाचन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सुप्रीम कोर्ट के सलाहकारी क्षेत्र अधिकार का सही निहितार्थ है। मतलब जो क्षेत्र है सलाहकारी क्षेत्र, यह मांग भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है, प्रधानमंत्री को संवैधानिक मामलों पर भारत सरकार नहीं। इसमें ध्यान रखिएगा आर्टिकल 143 आपने पढ़ा होगा, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन वो सलाह कैसी नहीं होगी, बाध्यकारी नहीं होती है ना। तो राष्ट्रपति को क्या, भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। आर्टिकल 143 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल। निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ध्यान रखिए चुनाव आयोग आर्टिकल 324 में प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में प्रावधान है। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। कब आई दोस्तों, ये 1 जनवरी 2015 किसके स्थान पर आई, योजना आयोग के स्थान पर। तो हमारा आंसर क्या होगा, नीति आयोग। अगला है, नेसेट किस देश की संसद का नाम है। तो नेसेट किस देश की संसद का नाम है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे ट्रिक से बताया था। नेसेट कहाँ के लोग आसानी से सेट नहीं होते, इजराइल के। तो नेसेट कहाँ की संसद का नाम है, इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट। स्पेन की कोर्टेस। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आचार संहिता कितने समय पूर्व लग जाती है। 6 महीने पूर्व, चुनाव की तारीख के 6 महीने पहले होता है, उससे 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, या जब चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है। तो ध्यान रखिएगा जिस दिन हमारे भारत का चीफ इलेक्शन कमीशन किसकी चुनाव की तिथि जारी करता है, जिस दिन जारी करता है उसी दिन क्या लग जाता है, आचार संहिता लग जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फांसी की सजा को कम कर सकता है। तो आपको पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत क्या दी गई है, क्षमादान की शक्ति दी गई है। और ये सब किसको जिम्मेदारी है, राष्ट्रपति को। मृत्युदंड, फांसी की सजा को माफ करना, कठिन कारावास को सामान्य में परिवर्तित करना, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। राज्यपाल को फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है या मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, पोस्टल बैलेट से मत कौन डाल सकता है। तो पहले ये बहुत कम लोगों के लिए था, लेकिन पहले केवल ये विदेशी लोगों के लिए था, लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने ये प्रावधान कर दिया है कि चाहे विदेश में तैनात व्यक्ति हो, सशस्त्र बल वाले हो, या वो कर्मचारी जिनके चुनाव में ड्यूटी लगी हुई हो, तो ऐसे सभी व्यक्ति को जो है पोस्टल बैलेट मत से मत डालने का अधिकार है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का आर्टिकल किस में प्रावधान है, 326 में, और निर्वाचन आयोग का 324 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशकता।
लैंगिक समानता। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, ये पहले भी था उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? अटॉर्नी जनरल, बिल्कुल आर्टिकल 76 में हमारे यहाँ अटॉर्नी जनरल भारत के महान्यायवादी जो कि भारत सरकार का प्रमुख विधिक सलाहकार होता है। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक CAG, आर्टिकल 148 इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है। कैबिनेट मंत्रिमंडल, इसका भी प्रावधान है हमारे यहाँ आर्टिकल 352 में स्पष्ट रूप से कैबिनेट, ये कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति किससे सलाह व परामर्श लेगा? कैबिनेट मंत्रिमंडल, आर्टिकल 352। किसका प्रावधान नहीं है? बजट का प्रावधान नहीं है। क्यों? क्योंकि बजट शब्द में क्या कहा गया है? 112 किस चीज का प्रावधान करता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, अर्थात सरकार की किसका? एक वित्तीय वर्ष का आय व्यय का लेखा जोखा। वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है, कब तक चलता है? 31 मार्च तक चलता है। अगला प्रश्न, यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? 64 से अधिक प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, दूसरी EVM का प्रयोग करेगा। इस सीट पर चुनाव EVM की जगह बैलेट बॉक्स से होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इस सीट पर चुनाव EVM की जगह बैलेट बॉक्स पर आएंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए एक जो हमारी EVM मशीन होती है उसमें केवल 16 प्रत्याशी चुनाव लड़ सकते हैं और हम एक मशीन में अधिकतम कितने 4 वोटिंग मशीन को हम पैरेलल वे में समांतर क्रम में लगा सकते हैं। तो टोटल कितने मतदाता हो, कितने प्रत्याशी हो जाएंगे? 64 से अधिक नहीं, ध्यान रखिएगा। तो एक जो वोटिंग मशीन होती है जिसको आप देखते हो, जिस पर आप प्रत्याशी के नाम देखते हो, उसमें केवल 16 प्रत्याशी होते हैं और एक जो मैन मशीन होती है उसमें हम ऐसी 4 मशीनों को काउंट, प्रत्याशी की मशीन काउंट मतलब समांतर क्रम में लगा सकते हैं। तो टोटल होते हैं 64 प्रत्याशी। तो अधिकतम जो है 64 प्रत्याशी ही मतलब चुनाव में भाग ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा प्रत्याशी ने चुनाव में भाग लिए हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आर्टिकल 123। तो आर्टिकल 123 से आप परिचित होंगे। अभी हाल ही में क्या राष्ट्रपति ने क्या काम किया है? अध्यादेश जारी किया है। किसके लिए? जो महामारी अधिनियम एक्ट है, कौन सा? 1897, उसके लिए कि भैया कोविड-19 से जो हमारे डॉक्टर, सफाई कर्मी, सुरक्षाकर्मी जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं, कुछ लोग उन पर अटैक कर रहे हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये लागू किया गया है। तो अध्यादेश लाया गया था। अध्यादेश कब लाया जाता है? जब दोनों सदन में से कोई भी सदन सत्र में ना हो या दो में से एक सदन सत्र में ना हो, ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति बुलवाता है। अगला प्रश्न है संविधान की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने के सिद्धांत, ये सब कहाँ से लिया गया है? तो आपको पता होगा कि हमारा जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इस 1935 के अधिनियम से हमने संघीय शासन प्रणाली हो, प्रांतीय स्वायत्तता हो, आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारी 3 सूचियाँ आ गई थी, संघ, राज्य और संवर्ती सूची आ गई थी, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका आ गई है, शक्तियों का स्पष्ट रूप से क्या कर दिया गया था? विभाजन कर दिया गया था।
तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा 1935। 1919 में क्या आया था, द्विसदनी व्यवस्था आ गई थी और राज्यों में द्वि शासन लगा था। इस समय भारत में इस समय कुल कितने राज्य, भारत में कितने 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर जो कि आर्टिकल 370 में जो विशेष प्रावधान था, ये धारा अब निष्क्रिय हो गई है, अर्थात अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना गया है, जम्मू एंड लद्दाख। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। तो ध्यान रखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो हटाने का अधिकार भी किसको होगा, राष्ट्रपति को। सामान्यतः हम कहते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति भारत में संसदीय संयुक्त अधिवेशन कौन बुलवाता है। तो देखिए हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि संसदीय संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 108 के तहत बुलवाया जाता है। और कौन बुलवाता है, राष्ट्रपति बुलवाता है। अभी तक भारत में कितनी बार संसदीय संयुक्त अधिवेशन हुआ है, 3 बार हुआ है। एक दहेज प्रथा निषेध के लिए, बैंकिंग बिल के लिए और पोटा कानून के लिए। तो ये 3 बार हमारे यहाँ संयुक्त अधिवेशन हुआ। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा अध्यक्षता जो करता है वो कौन करता है, स्पीकर करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस आर्टिकल में है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर महाभियोग ये आर्टिकल 112, 108, 124, 123 नहीं। देखें 108 में संयुक्त अधिवेशन है, 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का, 124 में निर्वाचन आयोग का है, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। किसका, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, किसका है, वार्षिक वित्तीय विवरण का। तो ये चारों ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मतलब नहीं है। ये हो सकता है कि मैं वो क्वेश्चन को शामिल नहीं किया गया, तो मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है। किसका, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है। कौन से आर्टिकल में, 61 आर्टिकल में। इसको काउंट कर लीजिएगा आप। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कौन से क्रम के हैं। अगर मैंने सुबह कल के लेक्चर में आपको राधा जयकर, गिरी फक्र से, नीलम गैजैल और भगवान के 3 रूप हुए बैंकर शंकर नारायण, वर्तमान में एपीजी की प्रतिभा कौन बढ़ा रहे हैं, प्रणव जी और रामनाथ कोविंद जी। अगर उसमें आपने देखा होगा तो राष्ट्रपति हमारे कौन से क्रम के हैं, 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो योजना आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमन, सुमित्रा महाजन। तो कौन थी, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 में। इसका मुख्य काम क्या था, पंचवर्षीय योजना तैयार करना, आर्थिक संसाधनों का आकलन कर। इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है, प्रधानमंत्री। अब इसकी जगह में कौन आ गया है, नीति आयोग आ गया है, तो भी इसका अध्यक्ष कौन होगा, नीति आयोग का भी प्राइम मिनिस्टर। अब ध्यान दीजिए कि भारत की प्रथम महिला कौन थी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो स्वाभाविक बात है कि प्रथम महिला अध्यक्ष भी कौन होगी योजना आयोग की, इंदिरा गांधी। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। कल हम आगामी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करेंगे। इसके साथ ही मैं अब कुछ महत्वपूर्ण और भी लेक्चर जो है मैं आप लोगों को सेंड किया करूँगा, जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड होंगे, मध्य प्रदेश से रिलेटेड होंगे, एमपीएसआई के को ध्यान में रखते हुए, एमपीपीएससी 2020 को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, और बीच बीच में अब
मैं मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आप लोगों को सेंड किया करूँगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।